Hello, dear students. So, we were doing the chapter Accounts for Holding Companies. Let's continue this chapter further. And in this video, we are going to discuss the treatment of bonus issue of shares. And let's do it with the help of an example. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई यू दैट जो बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो दो तरह से आ सकते हैं. जो बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स होगा वो या तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से किया होगा या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में किया होगा. इस वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दोनों ही ट्रीटमेंट सिखाऊंगी. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड. लेट्स रीड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, H Limited acquired 1200 equity shares of S Limited on 1st April 2016. The balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2017 were as follows. So आपके पास होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की बैलेंस शीट्स हैं और डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2016 और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 1200 इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया है. सो लेट्स सी द बैलेंस शीट. यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड आपके पास है 1,80,000. तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1200 शेयर्स होगा हमारे पास. ठीक है. और जो शेयर्स हैं 1200 शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं. और एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स जब आप देखोगे तो आप चेक कर सकते हो कि एस लिमिटेड के पास टोटल, क्योंकि ये 100 रुपीज का एक शेयर है तो इसका मतलब 1500 इक्विटी शेयर्स होंगे. तो 1500 इक्विटी शेयर्स में से 1200 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए हुए हैं. इट मींस 300 शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय द आउटसाइडर्स. वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा. आप देख रहे हो सब्सिडरी कंपनी के जनरल रिजर्व सरप्लसेस भी आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं. ठीक है. लेट्स रीड दी अदर इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इज फर्स्ट पॉइंट. ऑन 1 अप्रैल 2016 surplus of S Limited stood at 77,500 and general reserve at 3,000. तो ये है डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन पर अगर हमें सब्सिडरी कंपनी का सरप्लस और रिजर्व बताया जा रहा है तो इसको क्या लेंगे हम? ये प्री एक्विजिशन सरप्लस और प्री एक्विजिशन रिजर्व होगा. इस सभी की ट्रीटमेंट मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूं. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं. ऑल्सो एच लिमिटेड रिवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड at the time of purchase of the shares by rupees 20,000 more than the book value and ignore depreciation. ये एक न्यू एडजस्टमेंट है. इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा 2-3 एडजस्टमेंट्स ली हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से कर पाए. तो देखो इसमें क्या है, होल्डिंग कंपनी जो है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एक काम और कर रहा है कि जो एस लिमिटेड के प्लांट एंड मशीनरी को जब एक्वायर कर रहा है तो उसको रीवैल्यू कर रहा है 20,000 मोर देन बुक वैल्यू पर. तो इसकी भी ट्रीटमेंट हम करेंगे. नेक्स्ट, second point, stock of H Limited includes rupees 8,000 of stock purchased from S Limited. Further, debtors of S Limited include rupees 24,000 for sales to H Limited made at a profit of rupees 6,000. तो इसमें एक्चुअली इस एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं इस इंफॉर्मेशन में. एक तो ये है कि जो कॉमन डेट्स हैं हमारे, डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर सेल्स टू एच लिमिटेड. अगर एस लिमिटेड के डेटर्स में 24,000 इंक्लूडेड है तो इसका मतलब एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स में भी वही 24,000 इंक्लूडेड होगा क्योंकि एस लिमिटेड ने सेल्स किया है एच लिमिटेड को. तो ये हो गया कॉमन डेट्स 24,000. इसको हम बैलेंस शीट में दोनों जगह से माइनस करेंगे, टोटल डेटर्स में से भी टोटल क्रेडिटर्स में से भी. ठीक है. और दूसरी एडजस्टमेंट हमें करनी है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन दी स्टॉक, क्योंकि इसी सेल में से जो 8,000 का स्टॉक है वो अभी भी एच लिमिटेड के स्टॉक में बचा हुआ है. स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज 8,000 ऑफ स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड. और प्रॉफिट कितना है वो भी बताया है कि टोटल 24,000 की सेल पर अगर प्रॉफिट 6,000 हुआ है तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 8,000 का अगर स्टॉक बचा है तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा. वो प्रॉफिट हमारे लिए होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक और इसकी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे. थर्ड एडजस्टमेंट, S Limited made a bonus issue during the year out of pre-acquisition profits for rupees 60,000 which is not recorded in the books. देखो बोनस इशू मैंने आपको बताया कि या तो वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हो सकता है या फिर वो हो सकता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में. तो इस क्वेश्चन में जो हमें बोनस इशू दिया है वो दिया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से कि सब्सिडरी कंपनी ने 60,000 रुपीज का बोनस इशू
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से किया है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने थे? 77,500 थे, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। बट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, तो आपको अब इसको इफेक्ट में लेकर आना है। अगर इसको रिकॉर्ड कर ही लिया होता तो हमें फिर इस क्वेश्चन में इस एडजस्टमेंट को करने की जरूरत ही नहीं थी। इफेक्ट में नहीं लेकर आया हुआ, इसका मतलब ये है कि ना तो ये 60,000 के जो बोनस शेयर्स हैं, ना तो ये इसकी इक्विटी कैपिटल में इंक्लूडेड है, सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी कैपिटल में भी इंक्लूडेड नहीं है, और प्रॉफिट्स में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। जब भी आप बोनस इशू करते हो तो इसके दो ही इंपैक्ट्स होंगे, प्रॉफिट में से माइनस होगा अमाउंट, जहां से भी आप अमाउंट ले रहे हो, क्योंकि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से ले रहे हो तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से अमाउंट माइनस होगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो वो बोनस इशू का अमाउंट आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से माइनस होगा। तो एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि प्रॉफिट में से आपको अमाउंट माइनस करना है, और दूसरा इम्पैक्ट होगा कि आपको शेयर कैपिटल में जाके ये बोनस शेयर्स जो हैं वो ऐड करने हैं, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करने से क्या होगा कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपको करनी है। बस अब इस क्वेश्चन में देखो, सिर्फ आपको यही दिया हुआ है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये तीन ही एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास इसमें, और बैलेंस शीट आपके पास है ही। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। सबसे पहले रेशियो बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, 1200:300, तो ये आया 4:1। हमने यहां से देखा ही था कि क्योंकि 1200 शेयर्स जो हैं दे आर ओन्ड बाय दी होल्डिंग कंपनी, तो दैट मीन्स आउट ऑफ 1500 शेयर्स, यहाँ पे दिया हुआ था हमें 1200 शेयर्स, तो आउट ऑफ 1500 शेयर्स जो 300 शेयर्स हैं दे आर ओन्ड बाय दी माइनॉरिटीज। तो रेशियो बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी हुई हमारी 4:1। उसके बाद हम वही वर्किंग नोट्स बनाएंगे जो हम पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब प्री एक्विजिशन सरप्लस है, प्री एक्विजिशन रिजर्व है, पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, इस सबको हम होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड करते हैं इनकी रेशियो में। ठीक है, तो हम वही करेंगे। बट यहां पर एक जो भी एडजस्टमेंट देखो, जिस भी प्रॉफिट में से जो एडजस्टमेंट करनी है वो तो आप करोगे ही, बचे हुए प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था कि जो प्री एक्विजिशन सरप्लस है वो है 77,500 और प्री एक्विजिशन रिजर्व है 3,000। आप टोटल सरप्लस और टोटल रिजर्व देख सकते हो। टोटल सरप्लस है हमारा 1,08,000, तो इसका मतलब इस 1,08,000 में से 77,500 जो हुआ, 1,08,000 में से 77,500 अगर हमारा प्री एक्विजिशन सरप्लस है तो बचा हुआ अमाउंट होगा पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस। इसी तरह जनरल रिजर्व अगर टोटल है 6,000 और प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व है 3,000, तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी होगा बचा हुआ अमाउंट, यानी कि रिमेनिंग 3,000। तो पहले तो आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो इसके हिसाब से। नाउ लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग प्री एक्विजिशन सरप्लस। प्री एक्विजिशन सरप्लस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 77,500, बट इसमें से हम देखेंगे कि क्या कोई एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है बिफोर डिवाइडिंग दिस प्रॉफिट बिटवीन द होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। तो एक तो हमारे पास क्लियर कट एडजस्टमेंट थी बोनस इशू की, कि हमने बोनस इशू किया है सब्सिडरी कंपनी ने 60,000 रुपीज का, जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से किया गया है और जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया हुआ, जो आपको अब करना है। तो ये जो स्टूडेंट 60,000 रुपीज का बोनस इशू का अमाउंट है, ये प्री एक्विजिशन सरप्लस में से आप करोगे माइनस। ठीक है, तो एक तो इसका इंपैक्ट हो गया कि ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा 60,000 रुपीज, और दूसरा इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो 60,000 के शेयर्स आपने इशू किए हैं ये भी तो होल्डिंग और माइनॉरिटी में ही डिवाइड होंगे। एक्चुअली ये 60,000 का इशू है, शेयर्स का इशू है। अब सारा का सारा शेयर्स ये किसको मिलेगा? दोनों में डिवाइड होगा, दोनों पार्टीज में। किस रेशियो में डिवाइड होगा? जो कि होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो है, दैट इज 4:1। तो इस 60,000 के जो ये शेयर्स हैं, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के पास इसमें से 48,000 शेयर्स आए और माइनॉरिटी के पास इसमें से 12,000 शेयर्स आए। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगी, यानी कि क्योंकि होल्डिंग के पास हमने जैसे चेक किया था कि 1200 शेयर्स थे, 1200 शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है, बट इसको भी हम उसमें ऐड कर लेंगे 48,000 को भी, बिकॉज ये बोनस इशू 1 अप्रैल 16 को किया गया था, और 1 अप्रैल 16 को किया गया, तो इसका मतलब कि होल्डिंग का जो शेयर है, शेयर्स की होल्डिंग जो है वो बढ़ गई, यानी कि अब टोटल शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास हुई 1,20,000 प्लस 48,000, यानी कि 1,68,000। सिमिलरली माइनॉरिटी की जो शेयर होल्डिंग है वो भी बढ़ जाएगी,
300 शेयर्स के अकॉर्डिंग 30,000 यहाँ से आ जाएगा और माइनॉरिटी जो यहाँ से बोनस इशू के लिए मिला है उनको 12,000 ये भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि जो माइनॉरिटी की टोटल शेयर होल्डिंग है वो हो जाएगी 42,000। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बोनस इशू वाली एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी कि अगर ये बोनस इशू प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से किया है तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से ही इस अमाउंट को माइनस करोगे। मैं क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताऊंगी कि अगर ये बोनस इशू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से किया हो तो आप इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। और दूसरी एडजस्टमेंट ये है कि ये शेयर्स जो है वो आप डिवाइड कर दोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और एडजस्टमेंट है जो पेंडिंग है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो देखोगे कि एच लिमिटेड ने एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स यानी कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ही एक और काम भी किया था, वो ये कि एच लिमिटेड के प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू किया था 20,000 मोर देन बुक वैल्यू पर। तो अगर एच लिमिटेड जो है एस लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट करना चाहती है तो कर ले। तो इससे क्या होगा कि जो 20,000 है उतने अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा और ये प्रॉफिट भी ऐड होगा हमारा प्री एक्विजिशन सरप्लस में। Why in pre-acquisition surplus? Because this is all has happened at the time of purchase of shares, that is at the time of acquisition of these shares. So उसी टाइम पर अगर प्लांट एंड मशीनरी का एप्रिसिएशन या किसी भी एसेट का कोई भी एप्रिसिएशन होता है तो ये प्रॉफिट जो अराइज होगा ये प्री एक्विजिशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर किसी एसेट को आपने डिक्रीज्ड वैल्यू पर लिया है, आपने रिड्यूस कर दिया है, उसकी एप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन कर दी है किसी एसेट की, तो वो लॉस ट्रीट किया जाएगा और यहां से हो जाएगा माइनस। अभी फिलहाल ये 20,000 हमने यहाँ पे ऐड किया है और ये 60,000 हमने यहां से माइनस किया है। So this minus this plus this will be equal to 37,500 and now this is the final pre-acquisition surplus which will be divided between holding and minority in the ratio of 4:1. So it comes 30,000 and 7,500. Now let's do the treatment of pre-acquisition reserves also. So pre-acquisition reserves given to you in the question is 3,000. सो इस 3,000 मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो आप इसको सिंपली होल्डिंग और माइनॉरिटी में 4:1 में डिवाइड कर दोगे। सो ये आ जाएगा 2,400 और 600। ये सब बहुत डिटेल में हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं पिछले वीडियोस देख सकते हैं। देन पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस। पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस मैंने आपको अभी बताया कि टोटल सरप्लस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,08,000 और अगर इस अमाउंट में से 77,500 का सरप्लस प्री एक्विजिशन सरप्लस है तो पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस कैसे कंप्यूट होगा? 1,08,000 माइनस 77,500. So this comes 30,500 and this will again be divided between holding and minority in the ratio of 4:1. So it comes 24,400 and 6,100. Similarly, post acquisition reserve. Post acquisition reserve कितना होगा हमारा? Total reserve given to you in the balance sheet is 6,000. Out of this 3,000 is pre-acquisition reserve. So post-acquisition reserve होगा हमारा 6,000 minus 3,000, that is 3,000, which will be divided between holding and minority in the ratio of 4:1. So 2,400 and 600. Now we will calculate two working notes, cost of control and minority interest. So cost of control कैसे start करेंगे इसको हम? Cost of acquisition of shares in subsidiary company. ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हमेशा और इसकी वैल्यू हम कहां से लेते हैं? बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी होती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1,80,000। सो इसमें से आप माइनस क्या करते हो? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड शेयर्स। हमने देखा कि 1,200 शेयर्स जो है होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए हुए थे, जिनकी 100 रुपीज के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू थी 1,20,000। बट अभी हमने डिस्कस किया कि क्योंकि बोनस इशू हुआ है 60,000 रुपीज का और उस बोनस इशू 60,000 में से 4:1 के अकॉर्डिंग 48,000 जो है वो मिलेगा होल्डिंग कंपनी को। तो होल्डिंग कंपनी के जो जितने भी एक्वायर्ड शेयर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी इन दोनों अमाउंट्स का टोटल, दैट इज 1,68,000 रुपीज। एक बार दोबारा से देखो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो 60,000 का बोनस इशू है वो होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड हो रहा है
4:1 में, तो होल्डिंग कंपनी के पास कितने रुपीस के शेयर्स आए? 48,000 रुपीस के शेयर्स आ गए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इन सारे शेयर्स की एक्वायर्ड वैल्यूज हो गई 1,68,000। यहां पर ये आपको याद रखना है कि जब भी बोनस इशू होगा तो आपको सारे एक्वायर्ड शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू इकट्ठे ही लेनी है, तो इसमें बोनस इशू का अमाउंट आपको इंक्लूड करना ही है, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। बिकॉज जो भी ये शेयर्स हैं ये होल्डिंग कंपनी के ही शेयर्स हैं, तो आप इसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में ही एडजस्ट करोगे, इसकी और कोई भी कहीं ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब आप इसमें से माइनस करोगे शेयर इन प्री एक्विजिशन सरप्लस एंड शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो चेक करते हैं कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना कितना था प्री एक्विजिशन सरप्लस और रिजर्व में। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर प्री एक्विजिशन सरप्लस में था 30,000 और प्री एक्विजिशन रिजर्व में था 2,400। तो ये दोनों अमाउंट्स हम यहां से माइनस करेंगे, 30,000, 2,400। इसको माइनस करने के बाद आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है 20,400। सो इसको हम लेंगे कैपिटल रिजर्व, जो कि बैलेंस शीट में चला जाएगा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। उसके बाद आप देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द आउटसाइडर्स। 30,300 शेयर्स आर हेल्ड बाय द आउटसाइडर्स, तो उसके हिसाब से उनकी नॉमिनल वैल्यू हुई 30,000। और क्योंकि इनके जो बोनस शेयर्स हैं वो भी यहीं पर ऐड होंगे, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, तो टोटल जो शेयर्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 42,000। अब माइनॉरिटीज का सारा शेयर हम यहीं पर ऐड करेंगे, चाहे वो प्री एक्विजिशन सरप्लस में है, चाहे वो प्री एक्विजिशन रिजर्व में है, पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। हमने ऊपर ये सारे शेयर्स कैलकुलेट किए हैं स्टूडेंट्स। ये 7,500 प्री एक्विजिशन सरप्लस में, ये 600 और ये 6,100 पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में, और ये 600 जो है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में। तो चारों शेयर्स आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फाइन। सो इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना 56,800। एक और वर्किंग नोट बनाया है इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए कि स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि आपके जो कॉमन डेट्स हैं वो थे 24,000 और उसी स्टॉक में से 8,000 का स्टॉक एच लिमिटेड के पास अभी भी पड़ा है, जिस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो पूरी जो सेल्स थी वो 24,000 की थी। अगर 24,000 की सेल्स थी और प्रॉफिट उस पे था 6,000, तो 8,000 की सेल्स पर कितना प्रॉफिट होगा। सिंपली हम इसको इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं दैट 6,000 इज द प्रॉफिट ऑन 24,000 सेल्स, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ 8,000, सो इट कम्स 2,000। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द स्टॉक इज 2,000। इसकी दो जगह ट्रीटमेंट होती है, एक तो ये प्रॉफिट में से माइनस होगा, जब हम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कंप्यूट करेंगे तो सरप्लस में से इसको आप माइनस करोगे। दूसरा आप इसको स्टॉक में से भी माइनस करोगे जब आप कंबाइंड स्टॉक कंप्यूट करोगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट हेड शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ एच लिमिटेड की ही शेयर कैपिटल आती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, कभी भी एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल नहीं आती। तो आप देखो प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 1 लाख के और इक्विटी शेयर्स भी हैं 5 लाख के, तो ये 6 लाख इन दोनों को टोटल करके आया होगा। नोट नंबर 1 में आप चेक कर सकते हो, ये देखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, नोट नंबर 2, लेट्स सी। नोट नंबर 2 में सबसे पहले जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन है। एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 3,40,000 जो हमने एज इट इज लिया, और इसमें आप क्या ऐड करते हो, एस लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर एस लिमिटेड का रिजर्व में कितना था, ये रहा। एच लिमिटेड का जो शेयर है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में वो है 2,400, तो हम इसमें 2,400 ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये हो गया टोटल 3,42,400। सिमिलरली सरप्लस एच लिमिटेड का जो सरप्लस है वो तो रहेगा ही 3,60,000। इसमें आप एस लिमिटेड का जो पोस्ट एक्विजिशन का शेयर है वो ऐड करोगे, और फिर आप वो 2,000 रुपीज जो मैंने आपको बताया कि आपको माइनस करने हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, वो आप माइनस करोगे। सो इट कम्स 3,82,400। और फिर उसके बाद हमारे पास
एक हमने जो वर्किंग नोट बनाया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल रिजर्व कंप्यूट हुआ था, तो कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लसेस में ही आता है 20,400। ये देखो, ये रहा 20,400, ये कैपिटल रिजर्व था, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल आपकी तीन चीजें हुई, जनरल रिजर्व, सरप्लस और कैपिटल रिजर्व। इन तीनों का टोटल है 7,45,200, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 56,800 एज इट इज आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स में आप दोनों कंपनीज के क्रेडिटर्स ऐड करोगे पहले और फिर कॉमन डेट्स माइनस करोगे। सो 1 लाख प्लस 44,150 एंड माइनस कॉमन डेटर्स ये वाले 24,000। देखो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स में 1 लाख 44,150 and minus common debts 24,000. So it comes 1,20,150. इसी तरीके से बिल्स पेबल्स में तो एच लिमिटेड के हैं ही नहीं, सिर्फ एस लिमिटेड के हैं 24,150. सो एज इट इज आ जाएंगे। एसेट्स में आप देखो टेंजिबल एसेट्स में आप लैंड भी ले लोगे, दोनों कंपनीज की लैंड्स ऐड हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी ऐड हो जाएगी। बट प्लांट एंड मशीनरी जब आप लोगे तो आप ये याद रखना कि जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो आपको 20,000 से प्लस करनी है, बिकॉज एप्रिसिएशन हुआ है 20,000 का। देखो आप टेंजिबल एसेट्स, दोनों कंपनीज की लैंड्स प्रॉपर्टीज ऐड हुई और प्लांट एंड मशीनरी ऐड हुई और प्लस इसमें एप्रिसिएशन जो है 20,000 का वो भी ऐड कर लिया, तो टोटल टेंजिबल एसेट्स हैं 10,93,300। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुडविल कंप्यूट नहीं हुई बल्कि कैपिटल रिजर्व था। इन्वेंट्रीज आप दोनों कंपनीज की ले लोगे 1,36,000 प्लस 50,600 और इसमें से आप वो जो 2,000 आपका कंप्यूट हुआ था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो भी माइनस कर दोगे। मैंने बताया था इस प्रॉफिट की दो जगह ट्रीटमेंट होगी, एक तो ये प्रॉफिट सरप्लस में से माइनस होगा, दूसरा स्टॉक में से माइनस होगा। जो भी एडजस्टमेंट आप लोगे उसकी आप दो जगह ट्रीटमेंट करोगे ही करोगे। जैसे कि ये जो एप्रिसिएशन वाली वैल्यू थी इसकी भी दो जगह ट्रीटमेंट की, एक बार आपने प्रॉफिट में ऐड किया प्री एक्विजिशन सरप्लस में और दूसरी बार आपने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि आपके ये जो डेटर्स हैं आप देख लो, यहाँ पे दोनों कंपनीज के डेटर्स को आप ऐड करोगे पहले और फिर कॉमन डेट्स माइनस करोगे, तो ये हो गया 2,68,400। ये भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से तीनों अमाउंट्स आ गए। नाउ यू कैन सी द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज मैचिंग। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अगर पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में से बोनस इशू किया हो तो हम क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको टोटल सरप्लस दिया हुआ है 1 लाख और टोटल सरप्लस में प्री एक्विजिशन सरप्लस है 20,000 और जो बोनस आपने किया है वो किया है आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसका अमाउंट है 50,000। तो कुछ नहीं है, आप पहले 1 लाख लेंगे टोटल प्रॉफिट, 1 लाख में से अगर 20,000 प्री एक्विजिशन सरप्लस है तो 80,000 हुआ पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस और बोनस इशू क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में से हुआ है तो वो बस आप यहां से माइनस करोगे। जो अभी हम पूरा क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, इसमें हमने बोनस इशू प्री एक्विजिशन सरप्लस में से माइनस किया था। तो जिस भी प्रॉफिट में से बोनस इशू हुआ है आप वहां से सिर्फ ये बोनस इशू का अमाउंट माइनस करोगे और बाकी ट्रीटमेंट इसकी सेम ही है कि आप इस बोनस इशू को होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड कर दोगे उनकी रेशियो में और वो उनके शेयर्स, रिस्पेक्टिव शेयर्स की नॉमिनल वैल्यूज में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोस फॉर न्यू टॉपिक्स, न्यू लेक्चर्स। Thank you guys.